गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। क्लास चल रही है आपकी एसएससी जीडी सेशन 23-24 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये। और यहाँ पे मैंने 10th जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था उसके सारे शिफ्ट्स के मैं इंग्लिश सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे और उसकी मैंने पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो आज ये जो पेपर है वो आपका 11 जनवरी को हुआ था 2023 में। मुझे शिफ्ट 1 का पेपर नहीं मिला है, अगर किसी के पास होगा तो डू लेट मी नो और मुझे मेरे साथ शेयर कर देना टेलीग्राम पे। सो मैं उसको भी करवा दूंगी, लेकिन वो मुझे नहीं मिला है। सो आई एम एनालाइजिंग टुडेज शिफ्ट 2 एग्जाम, ठीक है, जो शिफ्ट 2 का हुआ था। सो लेट्स डिस्कस दिस बिना टाइम वेस्ट किए। Let me just change the slide. चलिए, सो आज का जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका एंटोनिम है, वोकैब सेक्शन से आपका ये क्वेश्चन आया है। एंड बहुत ही यूनिक वर्ड है एंड दैट इज फट्यूटी। फट्यूटी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्या होता है, फट्यूटी। सो ये बहुत ही यूनिक सा वर्ड है, इसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा आई डोंट थिंक, लेकिन इसका मीनिंग आपको पता होगा। समथिंग विच इज फुलिश, समथिंग विच इज स्टूपिड, okay, that is without wisdom without wisdom, ठीक है, जिसमें समझदारी की, अक्ल की कमी है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फट्यूटी। फुलिशनेस को फूल जो थिंग होती है, कोई फूल पर्सन है, स्टूपिडिटी है, नॉनसेंस है, इलॉजिकल, इरेशनल, विदाउट मेकिंग एनी सेंस, दैट थिंग इज कॉल्ड फट्यूटी। तो इसने बोला गया है भाई एंटीनम। अब यहाँ पे देखो, जो पहला है ना ऑप्शन फॉली, फॉली का मतलब क्या होता है, ये इसका आ जाएगा बच्चा, सिनोनिम आ जाएगा। इसका भी मतलब क्या होता है, मूर्ख। इसका भी क्या मतलब होता है, मूर्ख बंदा। सो यहाँ पे जो आपका ये वर्ड है ना सेपियंस, ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्ड है, ठीक है, एडवांस्ड वोकैबुलरी से है। इसका मतलब क्या होता है, विजडम। विजडम क्या होता है भाई, समझदारी, है ना, क्या होता है, समझदारी, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, समझदारी बोल सकते हैं। प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस। सो ये जो वर्ड्स हैं ये इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटीनम हो जाएगा। सो सेपियंस वुड बी द राइट आंसर। फॉली जो होगा इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा और सेपियंस जो होगा ये इसका एंटीनम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमने बतानी है। दिस डे नेक्स्ट ईयर I will having a conference with the international board discussing the environment। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो सेंटेंस है नेक्स्ट ईयर से हमें क्या पता चल रहा है, फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है हमें। कहता इस दिन, दिस डे, अगले साल मैं क्या कर रहा होऊंगा, मैं कोई काम कर रहा होऊंगा। वो कहता है हैविंग अ कॉन्फ्रेंस विद इंटरनेशनल बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड के साथ मैं कॉन्फ्रेंस में होऊंगा, ठीक है, विल बी हैविंग। सो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अब ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, विल, शेल प्लस बी और साथ में फिर हम क्या करते हैं, वर्बिंग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन ये बी फॉर्म हमने भूलनी नहीं है। सो यहाँ पे विल है, हैविंग है, ठीक है, लेकिन बी आना चाहिए था। सो ये आपका बी जो सेक्शन है, सेगमेंट है, इसमें आपकी एरर है। आई विल बी हैविंग अ कॉन्फ्रेंस with the international board, so this is going to be the right structure. All right, the next question is the minister was addressed to dash the gathering located at the hotel Mao Inn, okay। so यहाँ पे हमने fill in the blanks करनी है। I'm really sorry, ठंड बहुत लगी हुई है मुझे। तो फिल इन द ब्लैंक करनी है, एक ही हमने ऑप्शन चूज करना है जो कि दोनों ब्लैंक्स में क्या हो भाई, हमारा सूटेबल हो, ओके। सो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, मिनिस्टर ने क्या करना था, वाज सपोज टू डैश द गैदरिंग। गैदरिंग क्या है, वहाँ पे जो इकट्ठा भीड़ हुई थी, भीड़ इकट्ठी हुई थी, गैदरिंग थी, उसको उसने क्या करना था भाई, उसने उसको संबोधित करना था। क्या करना था, संबोधित। सो संबोधन करने की जो इंग्लिश होती है वो हम क्या बोलते हैं, उसको एड्रेस बोलते हैं। He was supposed
chose to address the gathering, that means उसने गैदरिंग के साथ बात करनी थी, उसको संबोधित करते हुए बात करनी थी, तो यहाँ पे एड्रेस आएगा। फिर कहता करनी कहाँ पे थी, लोकेटेड एट द एड्रेस ऑफ होटल। अब यहाँ पे ये जो एड्रेस है उसका मतलब क्या हो गया, जो पता होता है ना हमारा जहाँ पे हम रहते हैं। ये अब कहता कौन सा एड्रेस था, अभी कहाँ पे उसने जाना था, होटल माओ इन में, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस जो है ये दोनों में जो सूटेबल होगा, एक एड्रेस का मतलब हो गया संबोधन करना, दूसरे एड्रेस का मतलब हो गया पता। चलिए, rapid deforestation may put the lives of many indigenous communities in a danger। चलिए, हाँ जी, सो आंसर बताइए इसका क्या होगा। कहता है रैपिड, रैपिड का मतलब है फ्रीक्वेंट, जल्दी में, जो जल्दी में हो रही है चीज, सो है ना, लगातार हो रही है, जल्दी हो रही है, रैपिड। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम जंगलों के जो है पेड़ वो काटते जाते हैं, है ना, सो दैट थिंग इज डिफॉरेस्टेशन। कहता है अगर हम ऐसे ही जल्दी डिफॉरेस्टेशन जो हुई वो क्या कर सकती है, मे पुट द लाइव्स ऑफ मैनी इंडिजीनियस। इंडिजीनियस क्या है, वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं ना, वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, मूल निवासी जिनको हम बोल सकते हैं, मूल निवासी, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस। कहते हैं इंडिजीनियस कम्युनिटी है, मूल निवासी जो वहाँ पे कम्युनिटीज हैं उनको क्या खतरे में डाल सकता है। देखो अब उसको इन अ डेंजर नहीं आएगा, ऑलवेज रिमेम्बर खतरे में उसने डालना है, सो इन अ डेंजर नहीं होगा, इन एक खतरे में नहीं डालेगा, इन डेंजर डालेगा, है ना, खतरा होगा ना। तो हम इसके ये जो है हमारी नो आर्टिकल सिचुएशन है, ये हमारी नो आर्टिकल सिचुएशन है, ना कुछ खतरे में होगा ना द खतरे में होगा, द स्पेसिफिक हो जाता है तो ये भी नहीं आएगा। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन डेंजर, यहाँ पे ए नहीं, खतरे में डालना है उसने, ओके। चलिए, इन डायर स्ट्रेट्स, हाँ जी, इसका मतलब क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए मुझे, मैं यहाँ पे रुक रही हूँ। ये आपका ईडियम है, मुझे लगता है कि मैंने शायद इसकी एक शॉर्ट्स भी डाली थी आपको, इसका जो है मैंने बताया था मीनिंग, है ना। सो मुझे लगता है नहीं इसको मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है, सो लेट इट बी योर होमवर्क। मुझे पता है कि आप लोग जो है होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको होमवर्क देना बंद नहीं करूँगी, बिकॉज यही से मुझे पता चलेगा कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में सीरियस है पढ़ने के लिए, और मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मुझे सीरियस स्टूडेंट्स ही चाहिए, ठीक है, कोई आलतू फालतू स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे। सो इन डायर स्ट्रेट्स, ये ईडियम है आपका, सो इनमें से क्या हो सकता है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है द प्ले डिपिक्ट्स अ फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो है ना भविष्य की जो है ना, भविष्य की जो कोई चीज़ भविष्य से संबंधित है उसको हम बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक। अब कहता है प्ले किसके बारे में डिपिक्ट कर रहा है, बयान कर रहा है, ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जहाँ पे क्या है, फ्यूचरिस्टिक है ना, मतलब भविष्य का जो समाज है उसके। तो यहाँ पे क्लियरली हमने इसके स्पेलिंग मिस्टेक ही बतानी है। सो फ्यूचरिस्टिक के जो स्पेलिंग होते हैं दैट इज दिस बी, सो बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए, it is very difficult to dash food and fuel for daily necessities for people living below poverty line in the world। कहता है ये बहुत ही मुश्किल है, क्या मुश्किल है, टू डैश करना फूड एंड फ्यूल, फूड क्या हो गया खाना, फ्यूल क्या हो गया ईंधन, डेली नेसेसिटीज रोज़मर्रा की जो हमारी ज़रूरतें हैं, किन लोगों के लिए, फॉर पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोग जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, गरीबी रेखा दर से नीचे है। मुझे कॉल्स आ रही हैं, ओके। तो क्या आएगा भाई, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे हो, गिवन वर्ड। तो इन्होंने क्या करा है, आपको एक गिवन वर्ड दिया है, हमने यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक करनी है ना, जो फिल करना है वो इसका क्या होना चाहिए, सिनोनिम होना चाहिए। पहले तो हमें प्रोक्योर का मतलब पता होना चाहिए। प्रोक्योर का मतलब क्या है, ले लेना, इकट्ठा करना या लेना, बेसिकली टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग, लेना, ओके। सो अब यहाँ पे सॉरी प्रोक्योर्ड नहीं है, आ रहा है ये, ठीक है, प्रोक्योर, टू गेट, टू लेना, लेना किसी चीज को। कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन
सो ऑब्टेन यहाँ पे क्या होगा, ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेना, टू गेट समथिंग और टू प्रोक्योर समथिंग। ओके, सो कहता है बहुत ही डिफिकल्ट है फूड, और आज मतलब ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा दर के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए खाना और ईंधन लेना बहुत ही मुश्किल है। अब ठीक है, सो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल है ना, उनको नहीं ले पाते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, सी। चलिए नेक्स्ट है, ड्यू टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रैवल द टूरिज्म सेक्टर हैज ग्रोन टू बी अ ग्लोबल ट्रैक्टर टू द ग्लोबल इकोनॉमी। हाँ जी, क्या है भाई, कहता बहुत सारी, ड्यू टू का मतलब क्या है, ड्यू टू का मतलब होता है उसके कारण, ठीक है, कारण, ये कारण को शो करता है, रीजन को। ड्यू टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रैवल, क्योंकि कहता इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, उसके कारण टूरिज्म सेक्टर जो है ना, जो टूरिज्म का जो क्षेत्र है, हैज़ ग्रोन, वो भी क्या है, बढ़ चुका है, वो भी फैल चुका है, बढ़ चुका है, टू बी ए डैश टू द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब जो कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उसमें वो क्या है, वो भी बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है, एज ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, उसमें वो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। सो टूरिज्म ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ने में कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं कंट्रीब्यूट, उसमें से एक जो बड़ा हिस्सा है वो टूरिज्म का है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर। सो ग्लोबल ट्रैक्टर ना होके ये आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, in the olden days when people went on pilgrimages they created a feeling of belonging towards all, convey a message of brotherhood among all they came across। कहता ओल्डन डेज में, पुराने ज़माने में, when people went to pilgrimages, pilgrimages क्या होते हैं, तीर्थ यात्रा। कहता जब लोग, तीर्थ यात्रा, when people, when का मतलब हो गया जब लोग जाते थे कहाँ पे, pilgrimages पे, they created a feeling, उन्होंने एक कहता ऐसी फीलिंग, भावना जो है वो क्रिएट करी थी, ऑफ बिलोंगिंग टूवर्ड्स ऑल, मतलब कि वो सबके साथ जो है रिलेट करते हैं, ठीक है, मतलब सबके साथ जो है रिलेट, ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, सबके साथ एक दूसरे के साथ होने की जो भावना है कि हम सबके साथ जो है बिलोंग करते हैं, ऐसी फीलिंग उन्होंने जो है उत्पन्न करी थी, क्रिएट करी थी। सो अब यहाँ पे क्या है, कॉमा है, ठीक है, कॉमा है, तो यहाँ पे कन्वे क्या आ गया भाई, V1 आ गया। अब यहाँ पे जो एक्चुअली में क्या आना चाहिए, कन्वेइंग, वो कर क्या रहे थे, दे वर कन्वेइंग अ मैसेज ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल दे केम अक्रॉस। कॉमा के बाद यहाँ पे हमारा वर्ब 4 आएगा, वर्बिंग आएगी, यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया कि वो क्या क्या कर रहे थे, वो ब्रदरहुड की जो भावना है, ठीक है, उसको कन्वे कर रहे थे, लोगों में फैला रहे थे, पास ऑन कर रहे थे। कन्वे का मतलब क्या होता है, पास ऑन करना। सो यहाँ पे कन्वे ना आके कन्वेइंग आएगा, बिकॉज ऐसा उनका जो वो काम ये पास ऑन करने का कर रहे थे, ठीक है। सो डी वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, My dash intention was to have a good time in the excellent dash। चलिए यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखो, कहता मेरा जो डैश इंटेंशन थी, मकसद था, वॉज टू हैव अ गुड टाइम, कि एक अच्छा टाइम जो है वो बिताना, इन द एक्सीलेंट, जो कि बहुत अच्छी क्या थी, डैश थी। अब यहाँ पे वेदर आना चाहिए, मौसम आना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। सो वेदर के स्पेलिंग ये नहीं है, ये नहीं है, वेदर के स्पेलिंग ये और ये है। अब ये जो सोल है ना, इसका मतलब क्या है, हमारी आत्मा, ठीक है। तो कहता मेरी सोल इंटेंशन, अब इंटेंशन यहाँ पे क्या है, उसकी भावना, उसका जो दिमाग में उसके जो मकसद था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सोल ना आके ये आएगा, यहाँ पे सोल का मतलब क्या होता है, एकमात्र, कहता मेरी एकमात्र बस यही मकसद था कि मैं एक अच्छा टाइम व्यतीत करता अच्छे मौसम में। सो सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए
अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी अ डैश डिसीजन. चलिए तो सिनोनिम हमने बताना है अंडरलाइन. कहता अल्टीमेटली आखिरकार टर्न्ड आउट, ये एक टर्न्ड आउट, ये जो डिसीजन था वो एक फेयर डिसीजन जो है वो निकल के आया. ठीक है. सो फेयर का मतलब क्या होता है? दैट समथिंग फुल ऑफ जस्टिस. ठीक है. जहाँ पे किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, जहाँ पे आप हम कह सकते हैं किसी के साथ कोई बायस्डनेस नहीं हुई है, मतलब फेयर विद ऑब्जेक्टिविटी काम हुआ है. ठीक है. जो मतलब सही होना चाहिए था, जस्ट होना चाहिए था, मतलब न्याय हुआ है सिंपली. ठीक है. न्याय हुआ है. सो ऐसे जो डिसीजन है फेयर डिसीजन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनबायस्ड. मतलब किसी के साथ कोई प्रेजुडाइज नहीं करा गया, किसी के साथ कोई बायस्डनेस नहीं हुई है. इट वाज अ अनबायस्ड डिसीजन. सो सिनोनिम हमने बताना है. सो ए वुड बी द राइट आंसर. और ये जो ड्राउजी होता है ना, ड्राउजी का मतलब क्या होता है? स्लीपी, है ना. निद्र, जब हमें बहुत सारा नींद आती है ना, स्लीपीनेस, उसको हम बोल देते हैं. चलिए देखो इसका आ ही गया ना सिनोनिम. अब मुझे लगता नहीं मैंने पहले इसका मतलब समझा दिया है, इसका अब आना चाहिए भाई आपको. बहुत इजी है ना. चलो ये भी हो गया आपका होमवर्क, ये मैंने पहले बता दिया है. हाँ जी. नेक्स्ट, इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंपैशन, लोनलीनेस, एफिशिएंट, मोर्टेलिटी. चलिए बताइए क्या होगा इसका. कि ये भी होमवर्क दे दूँ. अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग क्या है? लोनलीनेस, है ना. तो ये स्पेलिंग होते हैं भाई लोनलीनेस. ये वाई के साथ नहीं होता है, आई के साथ होता है. सो बी वुड बी द राइट आंसर. इजी पीजी. चलिए एंटीनम बताना है किसका? निगलेक्ट का. निगलेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, है ना. क्या होता है? नज़रअंदाज करना. चलिए एंटीनम बताना है ओवरलुक, ओमिट, रिमेंबर या स्लाइट. देखो ओवरलुक का भी मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना. ओमिट का मतलब क्या हो जाता है? उसको ओमिट करना, उसको छोड़ देना, उसको मिटा देना, उसके बारे में नहीं सोचना. रिमेंबर का मतलब क्या हो गया? याद करना. ओके. तो स्लाइट का मतलब क्या हो गया? ज़रा सा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि कोई चीज़ जो है निगलेक्ट कर दी गई है, नज़रअंदाज कर दी गई है, और कोई चीज़ जो है वो निगलेक्ट नहीं करी, उसके बारे में याद रहा है हमें, है ना. हमने हमने उसको निगलेक्ट नहीं करा. सो ये कॉन्टेक्स्ट में होगा. सो सी वुड बी द राइट आंसर. चलिए इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू कम्प्लीट अ रिले रन ऑफ 5 किलोमीटर इन मिनट्स, येट आवर टीम मैनेज टू डू इट सक्सेसफुली. अब यहाँ पे क्या है? एक रिले रन की बात हो रही है. रिले रन वो होता है जब ना हाथ में कोई ऐसे मोस्टली किसी टीम का फ्लैग भी हो सकता है, या कोई स्टिक वगैरह हो सकती है, उसे लेके. ठीक है. प्लेयर्स क्या करते हैं? एक दे जस्ट पास ऑन दैट रिले टू द अदर प्लेयर. ठीक है. तो ऐसे करके वो एक मतलब पूरी की पूरी क्या होती है? रन होती है. तो कहता है ये बहुत ही इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क. अब यहाँ पे पूछा क्या क्या है? ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसके साथ एसोसिएटेड जो है ईडियम क्या है? कि इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क को अगर हमने ईडियम में बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं? राइट. सो इसका जो होगा वो क्या होगा भाई? अ हरकुलिन एफर्ट. ठीक है. हरकुलिन एफर्ट, या कहीं पे आपको ऐसे भी दिख सकता है ये अ हरकुलिन टास्क. तो ये क्या है भाई? आपका ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है? अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है. जब हमें करना ओ इट इज़ अ हरकुलिन टास्क फॉर मी, दैट मीन्स कि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है मेरे लिए. सो इट्स एन ईडियम. अब नेक्स्ट है हील्स ऑफ एशलेस. ये भी ईडियम है. हील्स ऑफ एशलेस, या ये आपको ऐसे भी दिख सकता है कहीं किसी पेपर में इस तरीके से, एशलेस हील्स. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है? एशलेस हील्स कोई वीक स्पॉट होगा ना, वीकनेस होगी किसी तरीके की. वीकनेस होगी दैट अल्टीमेटली वीकनेस दैट लीड्स टू फेलियर.
failure, that has the potential to leads to the failure, उसको हम क्या बोल देते हैं, एशलीज हीज। ठीक है, किसी चीज़ में कमज़ोरी हो, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वो बॉक्सर है, बहुत उसने बॉक्सिंग करी है, लेकिन उसके ना लेफ्ट जो बाजू है ना वो उसकी कमज़ोर है। अगर उसके जो है ऑपोजिट प्लेयर है, उसने अगर उसके लेफ्ट बाजू पे जो हिट कर दिया तो वो हार जाएगा गेम। दैट मीन्स उसकी जो लेफ्ट बाजू है वो क्या है, उसका एशलीज हील्स है, वीकनेस है। ओके, अब नेक्स्ट है सीइंग पिंक एलिफेंट्स। सो ये भी ईडियम है, टू सी पिंक एलिफेंट्स। अब देखो एलिफेंट्स का कलर क्या होता है, इसको थोड़ा सा लॉजिक वे में हम करते हैं। एलिफेंट्स का क्या होता है, ग्रे सा होता है ना। लेकिन अगर हमें हमारे आसपास गुलाबी रंग के एलिफेंट्स दिखने शुरू हो जाएं, क्या वो नॉर्मल चीज़ होगी? नहीं होगी ना। दैट मीन्स हम क्या है, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, है ना, हेलुसिनेशन में हमें धोखा हो रहा है। सो टू सी पिंक एलिफेंट्स, दैट मीन्स कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो है नशे की हालत में उन्हें उल्टे सीधे चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, या फिर कोई बीमार है, ड्रग्स उसने लिए हैं, तब उसको अनइमेजिनेबल चीज़ें जो है वो सामने दिखनी शुरू हो जाती हैं, है ना, जो एक्चुअली में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सामने दिखनी शुरू हो जाती हैं उनको। सो दैट इज़ हेलुसिनेशन। सो यहाँ पे इसका ये मतलब होगा। अब कैंगरू कोट, ये भी ईडियम है, कैंगरू कोट भी ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा मॉक कोट, एक ऐसा कोट जहाँ पे ना तो जस्टिस है, जहाँ पे ना तो कोई लॉ है, ना कोई ऑर्डर है, बस न्याय, जस्टिस, रूल्स की क्या है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। दैट्स इट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंगरू कोट। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। The beach is often dashed to as nature's most dashed tourist spot. Going to the beach allows you to take in all of nature's splendor, which includes a dash of dash sights. The beach is a perfect place where I can sit, relax and enjoy the dash and beautiful natural surroundings। कहता ये जो बीच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो समुद्र का जो सामने वाला हिस्सा होता है, उसका किनारे होते हैं, है ना, बीच के। कहता है ये अक्सर क्या है, डैश टू एज नेचर्स मोस्ट, उसको क्या कहा जाता है, इज ऑफन रेफर्ड टू एज। ठीक है, इज ऑफन रेफर्ड टू एज, रेफर्ड मतलब उसे कहा क्या जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, नेचर का मोस्ट, कि वो नेचर की सबसे ज़्यादा क्या है, नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट है। एक टूरिस्ट स्पॉट होता है जो कि मैन मेड होता है, लोगों ने खुद बनाया होता है। ठीक है, एक होता है कि नेचर का ही वो क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो नेचर ने खुद बना के दिया हो, क्या हो भाई यहाँ पे आके जो है मजे लो यहाँ पे आके, है ना। सो वो क्या हो गया, नेचुरल स्पॉट है, नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट है। वो मैन मेड, बीच जो है वो मैन मेड थोड़ी ना होते हैं, वो तो नेचुरली होते हैं ना। सो इट्स नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोइंग टू द बीच अलोज यू टू टेक इन ऑल ऑफ नेचर स्प्लेंडर। कहते हैं जब आप बीच पे जाते हो ना, कहते हैं ये आपको क्या अलो करता है टू टेक नेचर की जितने भी स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर मतलब उसकी जितनी भी अच्छी अच्छी वंडरफुल चीज़ें हैं, उसको हम अपने आप में समाते हैं, जब वो हमारे में समा जाता है। ठीक है, वो चीज़ हमें जो है बीच जो है अलो करता है जब हम वहाँ पे जाते हैं। विच इंक्लूड्स अ डैश ऑफ डैश साइड्स। अब यहाँ इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, डैश ऑफ डैश साइड्स। तो साइड्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लूड्स अ प्लेथरा। प्लेथरा, प्लेथरा का मतलब होगा न्यूमरस, बहुत ज़्यादा, न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, भर भर के। स्प्लेंडर ऑफ, कौन सी साइड्स आ जाएंगी भाई, कैप्टिवेटिंग साइट्स आ जाएगा यहाँ पे। कैप्टिवेटिंग क्या है, मंत्र मुग्ध करने वाली, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कैप्टिवेटिंग साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, द बीच इज़ अ परफेक्ट प्लेस वेयर आई कैन सिट। कहता बीच जो है वो एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स, एंड क्या हो कर सकता हूँ भाई, हाँ, पीसफुल। यहाँ पे क्या आएगा,
पीसफुल एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स। अब आपने देखा होगा अक्सर जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं या फिर है ना नेचर की किसी जगह पे हम जाते हैं, वो हमेशा क्या है, हमें शांति देती हैं, है ना, पीसफुल होती है, ब्यूटीफुल होती है, पीसफुल होती है। सो यहाँ पे बी वुड बी द राइट आंसर एंड दिस इज इट, वी आर डन विद टुडेज पेपर। सो इसकी जो पीडीएफ है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, लर्न विद अंकुश गिल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये रोज़ क्लास आपकी 9 PM पे लगती है, तो आपने मिस नहीं करना है। ओके, सो विद दिस मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल। टिल देन बाय, टेक केयर।